कर्नाटक में सिद्धरमैया की कांग्रेसी सरकार को बीजेपी ने ऐसा दर्द दे दिया जिससे कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसे सहलाते ही रहना होगा। उसके बाद भी वो मिट जाए इसकी कम उम्मीद है। असल में सिद्धरमैया ने लोकसभा चुनाव के पहले अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मंदिरों पर टैक्स लगाने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए विधानसभा से एक बिल भी पारित करवा लिया जिसके मुताबिक मंदिर के चढ़ावे में से टैक्स वसूलने का प्रावधान था। बिल के मुताबिक 10 लाख 1 करोड़ तक के सालाना चढ़ावे वाले मंदिर में 5% और 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाना था। लेकिन जैसे ही ये बिल विधान परिषद में भेजा गया, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया। कांग्रेस सरकार का विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं हो सका और मंदिरों से टैक्स वसूलने की योजना फिलहाल पानी पड़ गया। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मस्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 को इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद विधेयक को स्वीकृति के लिए विधान परिषद भेजा गया था। विधानमंडल के ऊपरी सदन में यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में ध्वनि मत से यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में विपक्षी दलों के पास बहुमत है। इस तरह कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के मंसूबों पर पानी फिर गया। विधेयक में कहा गया कि एकत्रित धन को राज्य धार्मिक परिषद द्वारा प्रशासित एक साझा कोष में डाला जाएगा, जिसका उपयोग 5 लाख से कम आय वाले सी श्रेणी के मंदिरों के अर्चकों पुजारियों के कल्याण के लिए किया जाएगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पुजारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कदम का स्वागत किया। हालांकि मंदिर द्वारा अर्जित राजस्व के दुरुपयोग का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार उनके कल्याण के लिए बजट के तहत धन क्यों नहीं दे सकती। विपक्ष ने विधेयक में मंदिर समिति के अध्यक्ष को सरकार द्वारा मनोनीत करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए सदन को आश्वासन दिया कि सरकार मंदिर समिति के अध्यक्ष के मनोनयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मंदिरों से साझा कोष में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि को भी कम करेगी। विपक्ष ने विधेयक पारित करने से पहले इसमें संशोधन किए जाने पर जोर दिया, जिसको देखते हुए रेड्डी ने सोमवार तक का समय मांगा और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल है। सभापति के रूप में मौजूद उपसभापति MK प्रणेश ने सोमवार तक का समय न देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि सदन पहले ही विधेयक पर विचार कर चुका है। इसके बाद विधेयक पर मतदान हुआ और ये विपक्षी भाजपा गठबंधन के संख्याबल की वजह से गिर गया। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, वहां तो पार्टी में पहले से ही भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब उन राज्यों में भी कांग्रेस को झटके लग रहे हैं जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी ताकतवर हैं और बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में DMK की सरकार है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस को ताज़ा झटका यहीं लगा है। पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक और 3 बार के विधायक विजयाधरानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गईं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जनाधार वाले नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की मौजूदगी में विजयाधरानी ने बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाजपा में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजयाधरानी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजयाधरानी ने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अच्छी योजनाओं के लिए सराहना की और कहा कि कई अच्छी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ योजनाओं को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने महिलाओं पर भाजपा के फोकस की सराहना करते हुए कहा कि देश में बहुत सारी बड़ी चीजें हो रही हैं। विजयाधरानी ने वेलावनकोड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। ये विधानसभा सीट कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। विजयाधरानी इस बात को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज बताई जा रही थी कि चुनावों में लगातार जीत के बावजूद पार्टी में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया। उनकी वरिष्ठता के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए पहली बार विधायक बने के सेल्वा पेरुंथागई को चुना। हालांकि तब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथागई ने इन विजयाधरानी के पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में जबरदस्त फायदा होगा और उनका लक्ष्य तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और पुदुचेरी की एकमात्र सीट जीतना है। सेल्वा पेरुंथागई ने
ये भी कहा कि कांग्रेस और डीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी विजयाधरानी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और कोर्ट सबके सब अरविंद केजरीवाल पर बरसने को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बजट की छतरी तान कर बैठ गए हैं। न वे दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं और न विधानसभा का सत्र खत्म हो पा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियों के हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, बजट। लेकिन ये बजट गृह उपराज्यपाल की मंजूरी और गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बावजूद वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना के दफ्तर में धूल फेंक रहा है। इस बात से नाराज एलजीबी सक्सेना ने केजरीवाल से कड़े लहजे में बजट पेश करने को कहा। असल में बजट को लटकाकर केजरीवाल सिर्फ ईडी के संकट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी वे कब तक कर पाएंगे, अंदाज़ा सभी को है। माना जा रहा है कि ईडी को अपने से दूर रखने की ये केजरीवाल की आखिरी कोशिश है। इसीलिए इस दौरान केजरीवाल ने जैसे तैसे कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात कर ली है। डील पक्की हो गई ताकि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में बाद में पार्टी को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। दिल्ली बजट 15 से 21 फरवरी के बीच पेश होना था। राष्ट्रपति द्वारा 19 फरवरी को बजट पास किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बजट वित्त मंत्री के पास लंबित पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता को जानने का है कि उनके लिए सरकार ने बजट में क्या दिया है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और ये सब आतिशी का बहाना था। बजट सत्र की अवधि बढ़वाकर केजरीवाल इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ भाषण देने के लिए कर रहे हैं। बिना किसी तथ्य के वे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर कही गई बातों और लगाए गए आरोपों को लेकर बाहर कुछ नहीं किया जा सकता। और सदन के अंदर जब बीजेपी के विधायक विरोध करें या उत्तर दें तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। विधानसभा में 25 फरवरी को ही बजट पेश किया जाना था, लेकिन उन्होंने सत्र को मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ाने की अपील की थी। अभी स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा में दिल्ली सरकार बजट कब पेश करेगी। दिल्ली बजट सत्र 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के लिए शेड्यूल था। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बताया कि उपराज्यपाल की तरफ से बजट का अप्रूवल मिलने के बाद इसे अप्रूवल के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था। अब उपराज्यपाल का कहना है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसे 1 हफ्ते पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। संदेश खाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले पर जारी हंगामा थमना तो दूर बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस हंगामे ने टीएमसी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि विपक्षी बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है, जिसके कारण टीएमसी बैकफुट पर आ गई। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेता लगातार पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि संदेश खाली में आम लोगों को सड़क पर पकड़कर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पिटाई करवा रहे हैं। संदेश खाली में गांव वालों ने टीएमसी नेता अजीत मैती की पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ ने टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में लोगों ने उन्हें चप्पलों से पीटा। अजीत मैती के घर पर हमले के दौरान गुस्साए लोगों ने उन्हें चप्पल से पीटा। इसके अलावा लोगों ने उन्हें चप्पल से पीटा, उनकी बाइक और उनके घर की बाड़ को भी तोड़ दिया और उन्हें चप्पल से पीटा। घटना तब घटी जब ग्रामीणों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उन्हें चप्पल से पीटा। स्थानीय लोगों के हमले के बाद टीएमसी नेता अजीत मैती ने कहा कि मुझे चप्पल से पीटा क्योंकि मैं टीएमसी नेता हूं, मेरी बाइक में तोड़फोड़ की गई, उन्होंने मेरी पत्नी पर भी हमला किया और मुझे चप्पल से पीटा। मेरी बेटी की परीक्षाएं हैं, लेकिन वो डरी हुई हैं क्योंकि मुझे चप्पल से पीटा और हम पर फिर से हमला होगा। उन लोगों ने आग भी लगाई। वे मेरे बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं। जांच होने दीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। इसके पहले इलाके में प्रदर्शनकारियों ने झुपखली में एक मत्स्य पालन के गार्ड रूम में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी, जहां शाहजहां शेख के भाई की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। अजीत मैती पर आरोप है कि वो अवैध जमीन हड़पने में शामिल था और शाहजहां शेख के साथ मिला हुआ था। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया।
संदेश खाली में ही गुस्साए स्थानीय लोगों ने शाहजहां शेख के भाई के घर में आग लगा दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन ने उनकी 142 बीघा जमीन हड़प ली है। 5 जनवरी को स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के बाद से संदेश खाली विवादों में घिर गया है। अधिकारी राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं से संबंधित तलाशी ले रहे थे। इसके बाद संदेश खाली में महिलाओं ने शेख और उसके समर्थकों पर भूमि अतिक्रमण और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। भाजपा में संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले में सोशल मीडिया पर 22 फरवरी को एक वीडियो भी जारी किया गया था। कैप्शन में भाजपा ने लिखा, संदेश खाली का ऐसा सच जो हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। ममता बनर्जी इस सच को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। 20 मिनट 41 सेकंड के इस वीडियो में महिलाएं अपनी आपबीती सुना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।